डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं इस माहदे में भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, इसराइल भी शराइत पे पूरा नहीं अभी कर रहा। हाँ, अभी जो है ना, ये सारे मामला तय नहीं है सही। अभी जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि दबाव बरकरार रहे सही। और दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा दिखाया जाए, हमास की तरफ से भी। लेकिन हमास की तरफ से तो देखें, उनकी तरफ से तो बात ये हो रही है ना कि अब ये चीज़ येलो लाइन है। जी अब ये जो मैप प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया था, जी येलो लाइन वाला, जी जिसमें जी। ब्लू लाइन हट गई थी, अब ये इस येलो लाइन के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप मुकम्मल विड्रॉल करें, क्योंकि अगर इसराइल की फ़ौज येलो लाइन तक रहती है, जी येलो लाइन तक, गैर मुअय्यना मुद्दत तक, तो येलो लाइन का मतलब तो ये हुआ। अब ये आप ज़रा गज़ा की पट्टी को देखें ना, जी तो गज़ा की पट्टी में येलो लाइन जो है वो 53% इलाका है। नीचे आप जाके जहाँ गज़ा की पट्टी थोड़ी सी बढ़ती है अपनी चौड़ाई में, तो ये अगर टोटल इलाका जो ब्लू है इसको आप काउंट करें तो ये 53%, ये 53% गज़ा है। तो बाकी जो जिंदा बचे हैं 20 लाख में से लोग, वो 20 लाख लोग ये येलो पट्टी के इतने से इलाके में स्क्वीज होकर रहेंगे जिंदा, क्योंकि 53% में 53% में तो ब्लू लाइन आ गई। तो या तो ये पूरा का पूरा विड्रॉल हो जाए, जी। ये पूरा विड्रॉल हो जाए, क्योंकि इससे पहले बात ही हो रही थी ना कि कुछ लोगों को जब छोड़ा जाएगा, कैदियों को, तो उस वक्त तक यहाँ जाएंगे, फिर सेकंड फेज में यहाँ तक जाएंगे। लेकिन अगर एक ही फेज में सबको छोड़ना है तो फिर वो फौज तो निकले ना बाहर, बाकी लोग गजा की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे जब यहाँ पे एक पूरी फौज बैठ जाएगी आके और ये ऑक्यूपेशन होगी। तो ये जो है, ये एक मामला जो है ये स्टिकिंग है। दूसरा जो है वो ये कि ये इसके ऊपर भी हमास का कहना ये है कि अभी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मरवान बरगोती और ये नाम सारे नहीं होंगे, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इसलिए आ रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इसराइल ने ऐलान कर दिया कि वो तो आ रहे हैं हमारी पार्लियामेंट से खिताब करने के लिए इतवार के रोज़। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है अभी कुछ देर पहले, जब इनकी जो होस्टेजेस की फैमिली से बात हो रही थी, कि मंडे तक सारे रिहा होंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप का आना ज़रूरी इसलिए है कि ये मुस्तकिल एक दबाव रखना कि ये एक हतमी किसी फैसले तक ये जो डील प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाई है, जी इससे कोई भी फर्क ना जाए और बड़ी वाजे हो टाइम लाइन के साथ, और ये जंग बंदी हो। क्योंकि जो हमास की तरफ से बात हो रही है और ये जो उनका सार है इसराइल का जो वज़ीर ख़ारिजा, उसने कहा है कि ये, उसे पूछा भी फॉक्स पे थोड़ी देर पहले कि क्या ये जंग बंदी हो गई है, तो उसने कहा क्या ये जंग का खात्मा हो गया है, तो उसने कहा ये पहला फेज़ हुआ है, अब दूसरे फेज़ पे बात होगी। तो दूसरा फेज़ अगर नहीं होता और पहले फेज़ में जंग बंदी होती है, दूसरे में फिर शुरू हो जाती है, जी। तो फिर हमास के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक कंप्लीट सीज फायर हो, मुकम्मल सीज फायर हो, सबसे पहले तो कंप्लीट सीज फायर हो, और उसके दौरान एक मुज़ाकरात शुरू हो, और उसकी गारंटी जो है वो अमेरिका, कतर, अरब ममालिक, यूरोपीय ममालिक, इस्लामी ममालिक, जो पूरी दुनिया में जिसने गारंटी नहीं, वो गारंटी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी तकरीर की। अभी उन्होंने कहा कि जी ये मैं इसको खुशामदीद कहता हूँ इस जंगबंदी को, और यकीन करते हैं हम इस बात पे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि 2 रियासती हल की तरफ मामला जाएगा। वो 2 रियासती हल क्या, वो एक रियासत का एक हिस्सा भी नहीं दे रहे वो, मतलब जी देखें ना, वो दूसरी रियासत के आधे अंदर तो फौज बैठी हुई है, जी और जो बाकी है उसके ऊपर भी हुक्मरानी किसकी होगी ये भी कुछ नहीं पता। तो ये मामला जो है जब तक ये क्लियर नहीं होते उस वक्त तक ये मामला जो है ये हवा में अटका हुआ है। और ट्रम्प जो ये नेतन्याहू है, उसको ये मौका मिल गया है कि भाई ये मैंने बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, कहता है फ़ोन पे मेरी प्रेसिडेंट ट्रम्प से उसके बाद, और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी और सब कुछ किया। लेकिन ये है कि ये इस तरफ ये जो अरब ममालिक, तुर्की और बाकी जो ममालिक हैं वो चूँकि मौजूद थे, तो वो एक मज़ीद मामला ऐसा है कि उन सब की तरफ से इस बात को ये बात तेज़ी के साथ आगे जा रही थी इसके, लेकिन बहुत से इफ्स एंड बट्स अभी रहते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ से ऐलान कर दिया, सब ने मुबारकबाद भी दे दी कि अच्छा भाई कोई ऐसी चीज़ है जो कि, लेकिन बाद में हमास कह रही है कि मुतालबे पूरे नहीं हुए। तो अभी चंद घंटों में और कल तक देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये मामला हल होंगे तो अमन की तरफ मामला जाएगा। सही। अच्छा, एक तो बात ये होगी, वहाँ से तो दूसरे इवेंट्स भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और आज जो है वो ताजिकिस्तान में प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो पहुँचे हैं, और वहाँ पे CIS जो कॉमनवेल्थ उनकी जो जब सोवियत यूनियन टूटा था तो जो रियासतें जमा हुई थी, तो उसमें उनके इजलास की वो सदारत कर रहे हैं। आर्मीनिया, अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ये जो CIS के मेंबर्स हैं, और ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का, इसमें बेलारूस भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट। लेकिन जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग हुई तो प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना जो वज़न था वो आज़रबाईजान के पलड़े में डाला, ठीक है, जिसकी वजह से आर्मीनिया उनसे नाराज़ भी हुआ। लेकिन बहरहाल अब ये है कि वो यहाँ पे मौजूद है और आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात हो रही है, और उसमें जो डिस्कस हो रहा है वो अफ़गानिस्तान डिस्कस हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान के मामलात, ये और बहुत सारे इशूज़, लेकिन अफ़गानिस्तान भी तरफ फहरिस्त है। अफ़गानिस्तान जो है वो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी साहब, वो भारत का दौरा कर रहे हैं 8 रोज़ा। और एक अजीब सा मामला है कि देखिए मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ताल्लुकात सबके होने चाहिए, लेकिन इशू ये है कि जो मॉस्को फॉर्मेट, और मॉस्को फॉर्मेट में इंडिया भी था और इंडिया भी था मॉस्को फॉर्मेट में, और पाकिस्तान भी, और बाकी जो रशिया भी, चाइना, उसमें ये तय हुआ कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही कोई गैर मुल्की फ़ौज वहाँ के रहेगी, किसी को बेच भी नहीं दी जाएगी। ये पहले 4 मुल्कों ने भी तय किया, फिर मॉस्को फॉर्मेट भी तय हो गया। अब जो वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफ़गानिस्तान के, वो 8 रोज़ का दौरा कर रहे हैं भारत का, लेकिन एक नया रपड़ पड़ा हुआ है बीच में। एक तो ये है ना कि वो केयर स्टिम्बर भी पहुँचे हैं और वो ज़ाहिर है कि जो भी ट्रेड के मामला तय हो रहे हैं उसमें के जो भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इशू है वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के हवाले से है, वो ये है कि एक तो ये कि जब उनसे मुलाकात हो, क्योंकि उन्होंने जो NSA अजीत डोभाल है उनसे भी मिलना है और जयशंकर जी से मिलना है, तो जो मुलाकात हो तो भी जो परचम कैसा लगाया जाए, मतलब क्या अफ़गानिस्तान का परचम जो असल उनका झंडा था वो लगाया जाए, या जो तालिबान हुकूमत आने के बाद उनका झंडा बना है नया परचम, वो भारत के झंडे के साथ लगाया जाए। क्योंकि भारत ने अभी तक जो दिल्ली में जो सफारत खाना या उनका, वहाँ पर वो पुराना झंडा ही लगाया हुआ है। ये झंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है भी, एक अफ़गानिस्तान का पुराना, एक अफ़गानिस्तान का एक परचम है उनका पुराना, एक तालिबान हुकूमत के आने के बाद तो सफ़ेद और उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा। तो अब मसला ये है कि वो परचम कौन सा लगेगा, पुराना लगेगा या नया लगेगा, कौन सा झंडा लगेगा, ये एक इशू है। क्योंकि इससे पहले जब मुलाकातें हुई 2 परचम हो गए ना अफ़गानिस्तान का, आप समझ गए ना बात, एक उनका पुराना परचम है, एक उनका ये परचम है जो कि जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। तो ये जो ये परचम लगेगा या वो परचम लगेगा जो पुराना अफ़गानिस्तान का परचम था, जब जो हामिद करज़ई के वक्त में या अशरफ गनी के वक्त में या उससे पहले, तो वो जो परचम है वो परचम अभी तक वहाँ पर लगा हुआ है, और वो जो बाहर की दुनिया में भी वही परचम इस्तेमाल हो रहा है अभी तक, अक़वाम मुत्तहिदा समेत। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि वो जब मुलाकात, अच्छा इससे पहले जब अफ़गानिस्तान में मुलाकात हुई तो अफ़गानिस्तान में मुलाकात में इस तरह से हुआ कि उन्होंने, एक इंडिया का परचम नहीं था लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान का जो तालिबान का परचम था वो रख दिया था टेबल पे। लेकिन इससे उसके अलावा जो खलीजी रियासत में मुलाकात हुई तो दोनों मुल्कों का परचम नहीं था। तो अब ये है कि ये एक डिप्लोमेटिक इशू है। दूसरा इशू जो है वो ये है कि देखें ये बात क्या होगी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि बगराम एयरबेस तो नहीं देनी, ये तो सारे मुल्क तय कर चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। दूसरी बात ये कि चाबहार से जो है वो उसके ऊपर अमेरिका मज़ीद सेंक्शन लगा के वो तो बिल्कुल ही कर चुका, और सेंक्शन बढ़ा रहा है बल्कि ईरान पे, और मामलात ईरान के साथ। तो ये जो यानी पाकिस्तान के साथ मामलात भारत के किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं, और अफगान सॉइल भी जो है वहाँ से भी दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं तो वो दहशतगर्दी के जो मजीद ब्रिगेड और BLA को अमेरिका ने और चाइना ने दोनों दहशतगर्द करार दे दिया है। तो वो कैसे होगा कि मॉस्को फॉर्मेट भी कह रहा है कि दहशतगर्द हैं, और वो 4 ममालिक भी कह रहे हैं दहशतगर्द हैं, और अमेरिका भी कह रहा है ये दहशतगर्द तंजीमें, और चाइना भी कह रहा है, और पाकिस्तान भी कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। और उसमें जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ तो उसमें तो इंडिया भी था, मॉस्को फॉर्मेट का तो इंडिया भी मेंबर, उन्होंने भी कह दिया कि ये दहशतगर्दी के लिए कोई सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा हम देखते हैं कि इसमें कनेक्टिविटी कैसे होगी, ईरान के थ्रू होगी
चाबहार तो फारिग हो गई। फिर चाइना कह चुका है कि ईरान सीपैक का हिस्सा बनेगा, तो क्या अफगानिस्तान जो है वो सीपैक का हिस्सा बनेगा, ईरान भी बनने जा रहा है, तो ये सारा उस, तो क्या अफगानिस्तान चाइना को ना करेगा या रशिया को ना करेगा? तो और फिर ये बगराम के ऊपर, और अगर मान लेते हैं ये परचम वाला इशू जो ख़त्म भी हो जाता है फ़र्ज़ करें, तो उसमें तो फिर ये होगा ना कि वो वहाँ पर यानी कनेक्टिविटी, असल तो सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी चाहिए ना, कनेक्टिविटी का खेल है, वरना तो मतलब है कि ये देखना है आने वाले दिनों के अफ़गानिस्तान, ये जो न्यू ग्रेड गेम इस रीजन में शुरू है पूरी दुनिया में, उसमें ये कैसे ताल्लुकात इमर्ज होके सामने आते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, और ये उस वक्त हो रहा है जब मैंने आपसे कहा ना कि जब एक दिन 4 मुल्क मिले हैं मॉस्को में ही, फिर उसके बाद मॉस्को फॉर्मेट हुआ है, फिर उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के दौरान वो बगराम एयरबेस और दहशत गर्दी और मजीद ब्रिगेड और BLA के नाम सामने आए कि वहाँ की सॉइल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सॉइल है और इसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब वो वहाँ की जो सॉइल है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा इंडिया में है, तो एक अजीब सा गुफअप सा हो गया है अफगानिस्तान। उनको ज़रा देखना है कि ये कैसे, वो जाहिर है कि वो उन्होंने भी निकलना है इससे, इस सारे इशू से, लेकिन वो कैसे अफगानिस्तान की ऑफ़र करेगा इंडिया को, और इंडिया क्या बात करेगा अफगानिस्तान से, क्या क्या कि मतलब हम आपकी मतलब फ़ौज ट्रेन करते हैं, क्या करेंगे? मतलब वो अमेरिका ट्रेन कर गया था अफगान नेशनल आर्मी को, तो उसका तो बुरकस निकल गया, वो किधर गई तो पता ही नहीं चला, वो मलेशिया बन गई, क्या बना उसका वो खुदा जाने क्या किया, असला छोड़ गया था। वो इशू अपनी जगह जो है ना, वो बरिड अलाइव, जो मैं कहता हूँ ना, बरिड अलाइव इशूज़ हैं, ठीक है ना, अंडर द कारपेट पड़े हुए हैं सारे इशूज़ अपनी अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो है वो सारी दुनिया की, अच्छा वो भी आसियान की समिट भी ऊपर नीचे हो गई है, क्योंकि थाईलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ट्रम्प से कहा है कि आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ आसियान की समिट में, बिल्कुल हमारी और कम्बोडिया के जो वो है इसको आप चेयर करें, लेकिन थाईलैंड को पाबंद करें, वो तो खिलाफवर्जी कर रहा है जो आपने सुलह करवाई थी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए नया रप्पड़ पड़ गया कि अच्छा, वो कह रहे हैं वो 4 कंडीशंस नहीं मान रहा कम्बोडिया, तो कम्बोडिया को एक ज़रा कॉल मार दें उनके सदर को, ताकि वो ज़रा थोड़े से सुधर जाए। तो फिर उसके बाद अब एक रप्पड़ पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हर जगह होते हैं, 7 जगह बंद करवाई हैं मैंने, वो तो वो आसियान समिट में उन्होंने जाना इसीलिए था। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे हैं, वहाँ ये कटर पटर चल रही है गपशप कि ये आसियान को एक तरफ फेंके, क्यों ना सीधा शी जिनपिंग से मिला जाए। लेकिन शी जिनपिंग जो है उन्होंने बड़े सख्त रूल्स अनाउंस कर दिए हैं चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट के ऊपर, बड़े सख्त रूल्स, यानी वो इतने सख्त, और वो इतने सख्त रूल्स उनके हो गए हैं कि वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट ये बाहर दूसरे मुल्कों को कैसे दिए जाएंगे, किस तरह ट्रेड हो, वो किसी तौर पे चाइना जो है वो मतलब झुकने को, चाइना रशिया ये मुल्क जो सारे हैं किसी ने झुकने को तैयार नहीं है किसी भी तरह को लचक दिखाने के लिए। तो अब देखना यह है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी वो, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर उनसे मिलते हैं जाके शी जिनपिंग से, और उससे पहले ही शी जिनपिंग ने मैसेज भेज दिया है कि भाई ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर मैं बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगा रहा हूँ, तो ये जो है ये फिर वहाँ उन्होंने बात क्या करनी थी। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी अभी आने वाले चंद दिनों में, चंद घंटों में इवेंट्स इतनी तेज़ी के साथ जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं कि हमारी दुआ ये है कि जब कल तक जो भी बात हमारी हो तो उस वक्त तक ये जंग बंदी, एक मुस्तकिल जंग बंदी और अमन की तरफ कम से कम गज़ा और मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन के लोग आगे जाएं ताकि ख़ित्ते में सुकून आए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।